नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, गांव का प्रशासन। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों को रखरखाव करना पड़ता है और अपनी आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सबकी व्यवस्था के लिए गांव में प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहार जमीन है जिस पर वह सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से अलग हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मोड़ को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और ऐसा करके उसके मोहन की कुछ जमीन को अपने खेत में मिला लिया और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार में के पास बहुत सी जमीन थी। उसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया। उसने मेड़ को आगे बढ़ाया और थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों हम थोड़ा और पैसा खर्च करें, शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र के हुई चोरी, घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर मामलों के पर कार्रवाई करे। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे? मोहन और रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ? मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने कहा ऐसा मानना है करने से मना किया। लोगों ने उसकी राय के लिए कहा, क्या तर्क दिया? पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया। उसने पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि उसकी अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं हो रही है। पुलिस थाने में जो हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा? क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मोड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके वह अपना मामला शांतिपूर्ण सुलझा देते? क्या ऐसा कोई लेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिससे पता चल सके कि गांव में किसके पास कितनी कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं यह कैसे किया जाता है। ज़मीन को नापा और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानून को कहते हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव की हिस्सेदारी जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ में दिए गए नक्शे उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। आमतौर पर पटवारी के पास खेत के नाप का अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसके जरीब कहते हैं।
ऊपर दी गई कहानियों में पटवारी और मोहन और रघु के खेतों को नाप कर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे में मेल खाते हैं या नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता है, उसको पता चल जाता है कि मेल किसका है, खिसका कर खेत की सीमा बदल दी गई है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र में पटवारी कितने गांव के लिए जमीन की अभिलेख रखता है। गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क रखते हैं, कैसे संपर्क करते हैं। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड के पटवारी नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड के नक्शे को दिखाए गए मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब। खसरा 5। मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है। रघु और मोहन की जमीन के बीच सीमा पर निशान लगाइए। खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है। खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारियाँ मिल सकती हैं। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे को रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उसको यह रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिल पाते हैं। लोगों को हासिल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए जाते हैं ताकि आसानी से लोग अब उपलब्ध कर सकें और सूचनाएं अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको यह क्या लगता है कि किसानों की इस रिकॉर्ड को ज़रूरत कब पड़ती होगी। नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और मामलों को पहचान करिए जिनके ज़मीन रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वह किसके लिए ज़रूरी हैं। एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। एक किसान अपनी ज़मीन को कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए। एक किसान अपने खेत के लिए खाद खरीदना चाहता है। किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे और बेटियों को बांटना चाहता है। भारत में सभी जिलों में बटे हुए हैं। भारत के सभी राज्य जिलों में बटे हुए ज़मीन में जुड़े मामले की व्यवस्था इन जिलों की ओर भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंड में नाम से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्होंने विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वो पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं या सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। कानून। एक नया कानून अधिनियम, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों और परिवारों की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता है। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दिया जाता था। यह कानून बदल गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटे बेटियों उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। स्रोत: एब्सोल्यूट आर्ट्स फैमिली, अंजलि मटोरियो, टिस, मुंबई। एक बिटिया की चाह। अन्य सार्वजनिक सेवाएं एवं सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण
किया और दूसरे पटवारी की भूमिका। इसके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निर्णय किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए और संभवतः सरकार अन्य विभागों द्वारा दी जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र में दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज खाद के लिए कृषि समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बाल वाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए। अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए। इसकी कार्यप्रणाली कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। अभ्यास। पुलिस का काम क्या होता है? पटवारी के 2 काम बताएं। तहसीलदार का क्या काम होता है? एक बिटिया की चाह कविता किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है और क्यों? पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। किसी पुलिस थाने जाइए, पता कीजिए यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्यौहार और सार्वजनिक समारोह के दौरान। एक जिले में सभी पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है, पता करो। चर्चा कीजिए नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह का फायदा करें होगा। आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके पास जमीन जायदाद हो? यदि हाँ, तो उस संपत्ति कैसे प्राप्त हुई?